Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FAIS Coaching Academy once again. The topic जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो डीएनए है। पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियोस में हमने न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड को फिर हमने क्लासिफाई किया था मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक एग्जांपल है डीएनए। हम जानते हैं कि डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो बेसिकली इस डीएनए की वजह से होते हैं। इनिशियली जब डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था तो प्रोटीन वाज कंसिडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। साइंटिस्ट ये रिवील कर रहे थे कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, जो आदात ट्रांसफ़र होती है, जो नेचुरल कलर, जो आइज़ कलर है, जो हेयर कलर है, जो स्किन कलर है, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है तो ये बेसिकली प्रोटीन की वजह से है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरता गया तो डीएनए की डिस्कवरी आई 1830s में तकरीबन। फिर डीएनए पे काम किया गया, मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट से होते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया कि नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटीन नहीं बल्कि एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको हम डीएनए का नाम देते हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए स्टैंड आउट करता है। इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल जो कंसिडर किया जाता है वो उसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। ये वाटसन एंड क्रिक एक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल डीएनए का दिया था, जिसके बेस पे इनको 1963 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। कुछ फैक्ट्स हैं डीएनए के बारे में कि हमारी बॉडी में आलमोस्ट इतनी डीएनए है कि ये पूरी दुनिया से आलमोस्ट 6 टाइम्स जो है वो रिपीट हो सकती है। यानी कि सिंगल ह्यूमन बॉडी में इतनी डीएनए मौजूद है कि वो आलमोस्ट 6 टाइम्स तक पूरी दुनिया से चक्कर लगा सकती है। इसमें हर बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जितनी बॉडी के सेल्स हैं उन सारों में 46 नंबर क्रोमोसोम्स है। तो इन सारी बॉडी के सेल्स को जब हम इकट्ठा करते हैं और इसमें से हम डीएनए को कैलकुलेट करते हैं तो आलमोस्ट 2.3 बिलियन बेस पेयर्स जो है वो हमारी बॉडी में डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा एक क्वेश्चन यूजुअली एक एमसीक्यूज रिपीट होता है कि डीएनए जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है। यानी कि डीएनए इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग, डीएनए इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। तो यानी कि ये न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है फाइंड आउट होता है। यानी कि ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल रेस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है, सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है और वो इसी बेस पे है कि इसमें जो है अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि किसी दूसरी ऑर्गेनेली पे ये डिपेंड नहीं करता। पेंटोज शुगर जो इसमें मौजूद होता है, तो कल ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट है और इसका फार्मूला हमें पता है कि C5H10O4। एक ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पे डेफिशिएंट है। जब स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे तो ये चीज़ फिर आपको क्लियर हो जाएगी। नाइट्रोजनस बेसिस इनमें कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस इनमें एडानिन होता है, गुआनिन मौजूद है, थायमीन मौजूद है और साथ में साइटोसिन मौजूद है। ठीक है, तो ये डीएनए के कुछ इंट्रोडक्शन थी। बाकायदा इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने ऑलरेडी कल न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया था और ये चीज़ भी हमने सीखी थी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में किस तरीके से लिंक होते हैं, किस बॉन्ड के ज़रिए लिंक होते हैं। तो
उन चीज़ों को आज फिर हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं। हम जानते हैं कि डीएनए जो है, अगर सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ देखा जाए तो सिंपल स्ट्रक्चर डीएनए का कुछ यूँ होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि लेडर फॉर्म में है और दोनों लेडर के पिलर जो है वो आपस में कोइल हुए हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये एंटी पैरेलल है, कंप्लीमेंट्री है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के अपोजिट है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये दोनों अपोजिट जो है वो किस वजह से है, तो इसका एक प्रॉपर रीज़न है कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अपोजिट क्यों है, एंटी पैरेलल क्यों है। तो ये स्ट्रक्चर में फिर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकायदा इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो हम न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। हमें पता है कि इन ए टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर, while phosphate group is attached to carbon number 3 of pentose sugar, while another phosphate group is attached to carbon number 5 of pentose sugar। फिर इसके बाद एक और फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये एक स्ट्रैंड बन गया 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ये आपस में अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ बनेगा तो ये इसके अपोजिट होगा, यानी कि कुछ यूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन है, इसके नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ कल हमने डिस्कस की थी कि एडानिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है किस चीज़ के साथ, थायमीन के साथ। एडानिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ। तो थायमीन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एडानिन आ जाएगा। और गुआनिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। प्यूरीन जो है ये हमेशा जो है प्यूरीन जो है वो पैरामाइडीन की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि एडानिन जो है, एडानिन और गुआनिन हमारे पास प्यूरीन बेसिस में आते हैं। इसी तरह थायमीन और साइटोसिन जो है वो पैरामाइडीन बेसिस में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कल ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एडानिन और थायमीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब ये दोनों बेस पेयर जब आपस में लिंक होते हैं तो वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए लिंक होते हैं। सो देयर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडानिन एंड थायमीन। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो था ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहलाता है। यानी अगर देखा जाए तो ये स्ट्रैंड जो है अगर 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, रेस कर रहा है, तो ये इसके अपोजिट है, एंटी पैरेलल है ये इसके, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट बना हुआ है। अपोजिट रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि अगर इन केस ये दोनों स्ट्रैंड आपस में आमने सामने होते तो फिर मतलब हम ये वाला स्ट्रैंड भी इसी की तरह बनाते तो थायमीन जो था फिर इस साइड पे आ जाता, यानी कि बिल्कुल ये स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट ना होते बल्कि कम्प्लीमेंट्री होते, पैरेलल एक दूसरे के साथ चलते। तो फिर ये नाइट्रोजनस बेस इस साइड पर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वीक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है कि ये दोनों जो है आपस में एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि इसमें जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है C5H10O4, तो ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये O4 यानी कि कल पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि RNA जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू DNA, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से है। ये एक ऑक्सीजन जो डेफिशिएंट है तो वो बेसिकली इस कार्बन नंबर 2 पे है। कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, इसी वजह से DNA जो है वो डीनेचर हो जाता है और एक कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे मतलब कंबाइन करके रिएक्शन करके इस DNA के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना सकता है। तो ये एक मेन रीज़न है। रिपीट करते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो ये इसके अंदर एक बॉन्ड है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। सेम इसी तरह DNA के अंदर भी कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसको हम फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज कहते हैं। फॉस्फोडाईईस्टर लिंकेज कहते हैं। अगर इसमें मैं गिनूँ तो इसमें ऑलमोस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड जो है मैंने कंबाइन किए हुए हैं, और ये DNA जो है ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन बेस पेयर्स तक चलता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इतनी अमाउंट ऑफ DNA जो है वो प्रेजेंट है। रिपीट करते हैं अपने DNA के स्ट्रक्चर को। देखा जाए तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल है, एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के साथ अटैच है, और ये कोयल होते हैं, एक दूसरे से कोयल फॉर्म में होते हैं, जिस तरह ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस इसमें एडानिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन आ जाते हैं। हमेशा बॉन्ड जो बनेगा तो वो एडानिन और थायमीन के दरमियान बनेगा। देयर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडानिन एंड थायमीन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। यूजुअली एक MCQs इसमें आता है कि इफ़ अ मॉलिक्यूल ऑफ DNA कंटेन if a molecule of DNA contain 15% of adenine, then what will be the amount of guanine? एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चन में यूजुअली एक न्यूमेरिकल सा आता है, और MCQs में भी आ सकता है कि अगर कोई DNA का मॉलिक्यूल है और उसमें एडानिन जो है वो 15% है, एडानिन जो है वो 15% है, तो गुआनिन जो है वो कितना होगा? तो ये चीज़ आप लोगों को जो है सॉल्व करनी है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इस चीज़ को हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस मेथड के ज़रिए होता है, किस इसके लिए कोई फार्मूला है या इसका प्रोसीजर क्या है। तो पहले आप कोशिश कर लें, और जो आंसर आपके पास आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे।